Good morning, students. It's your SST class. Students, today we will discuss the remaining part of chapter number 7 in understanding and confronting marginalization. In our earlier video, we were discussing about the marginalization and effect of marginalization and different groups, just like SC and ST, and what steps were taken by the government to upliftment these groups. Now today we will discuss the tribal society. ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है? ट्राइबल्स इन इंडिया आर हाईली heterogeneous and about 500 ट्राइब्स लिव इन इंडिया. जो ट्राइबल्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत ही विषम प्रजाति है और ये लगभग 500 ट्राइब्स जो हैं वो भारत में रहते हैं. ज़्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं वो हमें कहाँ, द स्टेट ऑफ उड़ीसा के स्टेट में लगभग हमें 60 से ही ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. ट्राइबल सोसाइटी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी इन इंडिया. ट्राइबल सोसाइटी जो होती है वो हमारी सोसाइटी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इंडिया में उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है. अनलाइक कास्ट रिलेटेड हायरार्की इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जैसे कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें या शूद्राज, इसमें जो हमें कास्ट रिलेटेड हायरार्की देखने को मिलती है उस तरह की हायरार्की हमें ट्राइबल सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती. हमारी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 8% जो 8% पोर्शन है वो अकेला हमारा ट्राइब्स ही है. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स रिच एरियाज़ लाइक, यानी ऐसे एरिया जहाँ पर हमें ज़्यादातर मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा का कुछ पार्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर हमें बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं. और ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हमें कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि हमारे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं. कुछ जो ट्राइब्स हैं, जो फेमस ट्राइब्स ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे गोंड एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि हमें एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में देखने को मिलता है. दूसरा हमारा भील, ये हमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. थर्ड ग्रुप हमारा संथाल है जो कि हमें झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलता है. और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी हमें संथाल जो ट्राइबल ग्रुप है वो देखने को मिलता है. ये जो ट्राइब्स है इनके बिलीव्स क्या क्या हैं, रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं? ट्राइब्स प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स विच इज आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदुइज्म. जो ट्राइब्स होते हैं वो डिफरेंट प्रैक्टिस यानी उनकी अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म से इनसे बिल्कुल अलग होते हैं. और वो किसकी पूजा करते हैं? दे वर्शिप डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर की अलग अलग फोर्सेस की, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन या रेन स्पिरिट, इनकी पूजा करते हैं. इट इज़ यूजुअली वर्शिप्ड ऑन सम एज सेक्रेड ग्रोव इन विलेज. और जैसे कि ये जो गांव में कुछ सेक्रेड यानी पवित्र जो पेड़ होते हैं उनको पूजा जाता है. कुछ एंसेस्ट्रल जो डाइट्स होती हैं, वर्शिप्स, वो भी इनकी यानी सम एंसेस्ट्रल डेटीज़ आर वर्शिप्ड इन होम्स. और घर में कुछ एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको भी पूजा जाता है. डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम सराउंडिंग सोसाइटी हैड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ ट्राइब्स. और जो अलग अलग रिलीजन होते हैं उनके आसपास के जो अलग अलग रिलीजन है वो भी इन ट्राइबल्स के रिलीजियस बिलीफ को प्रभावित करते हैं. अब इन ट्राइब्स की लैंग्वेज क्या होती है? ये जो ट्राइब्स होते हैं इनकी अलग ही लैंग्वेज होती है. इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत की तरह ही बहुत पुरानी है और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो संस्कृत से भी ज़्यादा पुरानी है. संथाली जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया में. और कुछ जो मॉडर्न लैंग्वेज जैसे कि बंगाली हैव डीप इन्फ्लुएंस ऑन ट्राइबल लैंग्वेज, और बंगाली लैंग्वेज ने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इन ट्राइबल लैंग्वेज को. स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस क्या है? द ट्राइबल हैव देयर डिस्टिंक्ट कस्टम, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल. ये जो ट्राइब्स होते हैं इनका अपना अलग ही कस्टम, कल्चर और लाइफ स्टाइल होता है. और ज़्यादातर ये जो ट्राइब्स हैं वो सिंपल लाइफ को जीते हैं. दे आर आइदर नोमैडिक हार्डर्स, और ये क्या हो सकते हैं? नोमैडिक हार्डर्स भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं यानी खेती करने वाले, और फॉलो अदर अलाइड प्रोफेशन, और किसी और दूसरे प्रोफेशन को अपनाने वाले भी हो सकते हैं. देयर जोग्राफिकल आइसोलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन हैव
लेड टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये अपने जोग्राफिकल यानी भौगोलिक जो क्षेत्र है उससे अलग है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके अंदर एजुकेशन की कमी है, तो इसकी वजह से इनका शोषण होता है, यानी इनके शोषण को जन्म दिया इन सब चीज़ों ने ही। अब कुछ स्टेप जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं इनको आगे बढ़ने के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड द शेड्यूल ट्राइब्स विथ सम स्पेशल प्रोविजन टू सेफगार्ड देयर राइट एंड अपलिफ्टमेंट देयर स्टेटस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके राइट्स को बचा कर रखने के लिए और इनके स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। कौन कौन से हैं? टू प्रिवेंट एनी atrocities against the scheduled caste and scheduled tribes. The scheduled caste and scheduled tribes act was enacted in 1989. scheduled caste और scheduled tribes act पास किया गया 1989 में ताकि इनको बचाया जा सके। एक मिनिस्ट्री, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर सेट किया गया 1999 में इनकी देखभाल के लिए, टू लुक आफ्टर द सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक इनके डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गिवन कंसेशन एंड रिजर्वेशन जस्ट लाइक शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट की तरह इनको भी कुछ कंसेशन और रिजर्वेशन दिया है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में, लोकसभा और विधानसभा में। अलग अलग वेरियस वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा इनको, और अदर वॉलेंट्री एजेंसीज भी, ताकि टू रिड्यूस लिटरेसी अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इलिटरेसी इनकी जो इलिटरेसी यानी ये जो एजुकेशन की कमी है उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ एजेंसीज के जो है वो काम करती हैं। दिस हैज़ हेल्प इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। थर्ड आता है हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम OBC कहते हैं। Other backward classes are defined by the Constitution as socially and educationally backward classes. Other backward classes को हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है यानी पीछे रह गई हैं। दे ऑल्सो गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। उनकी कंडीशन को आगे सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रखे हैं, यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सुविधाएं प्राप्त करवाई हैं। जैसे आर्टिकल 340, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ OBC। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है, गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है इनकी देखभाल के लिए, OBC की देखभाल को। आर्टिकल 341 में द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैं वो जैसे द प्रेसिडेंट इन एम्पावर्ड द अपॉइंट अ कमीशन, एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। और OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट में और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करवाती है कुछ फैसिलिटी ऑफ प्री एग्जामिनेशन कोचिंग, यानी प्री एग्जामिनेशन कोचिंग से पहले OBC को। नेक्स्ट है OBC इज गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है प्री मैट्रिक यानी 10th से पहले के बाद, मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वर्क फॉर एम्पावरमेंट ऑफ OBC को आगे लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो बहुत वर्क करती है। ऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर बेनिफिट ऑफ OBC आर गिवन फाइनेंशियल एड एंड बाय द गवर्नमेंट। जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके लिए बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा फाइनेंशियली एड दिया जाता है, यानी उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो इनके लिए वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? जो बहुत कम मात्रा में, माइनर मात्रा में होते हैं, यानी बहुत कम। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी इन डिटेल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी वर्ड है उसको डिटेल से डिफाइन नहीं किया गया है। इट ओनली टॉक ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और यहाँ सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, भारत के सेंसस
2001 के अनुसार द माइनॉरिटीज़ फ्रॉम 18.42% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन, जो माइनॉरिटीज़ है वो 18.42% है भारत के पॉपुलेशन का। 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ इसमें आती हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आती है कौन कौन सी हैं, वो है मुस्लिम, सिख, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। ये हमारे माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सम स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, वो कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिकल 29(1) स्टेट्स that the citizen have the right to conserve their distinct language, script and culture। हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को बचाकर रखने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29(2) में स्टेट that no citizen can be denied admission in any government and school, government aided educational institution on the basis of religion and race, caste or language। कोई भी जो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, वो किसी भी स्टूडेंट को उनके रिलीजन, उनके धर्म के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनकी कास्ट के आधार पर या उनकी लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है। Article 30 state that all religious and linguistic minorities can establish and administer educational institution of their choice। Article 30 में कोई भी रिलीजियस या जो धार्मिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, यानी धार्मिक या फिर अपनी भाषा को लेकर जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी अपनी चॉइस का, या अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 350A स्टेट दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इन प्राइमरी लेवल। आर्टिकल 350A में जो स्टेट है वो कोई भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है मदर टंग में, यानी जो प्राइमरी लेवल पर कोई भी लैंग्वेज है उनकी मदर टंग यानी उनकी जो मातृभाषा है। आर्टिकल 350B में स्पेशल ऑफिसर, देयर शैल बी एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ग्रुप के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारी कल्चर, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस या रेसिकल डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, यानी उनके संस्कृति को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनकी सभ्यता, धर्म, उनके रंग को लेकर अलग अलग तरह की हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देयरफॉर दीज प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव कम्युनल हार्मनी। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें उद्देश्य ये है कि हम उनमें कम्युनल हार्मनी यानी जो भाईचारे की भावना है, सद्भावना है, या फिर नेशनल इंटीग्रिटी या यूनिफॉर्म, उनमें एक ही एकता उनमें उत्पन्न कर सकें, उनकी एकता को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है हमारा अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इनके अलावा यानी जो SC, ST और माइनॉरिटीज़ है या OBC हैं, इनके अलावा और कौन कौन से ग्रुप हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। अपार्ट यानी SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेज माइनॉरिटी ग्रुप के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वुमेन, चिल्ड्रन ऑल्सो बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सभी हमारे सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में आते हैं। वुमेन इन इंडिया आर ऑफन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। भारत में जो वुमेन्स हैं उनको बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस को जो है झेलना पड़ता है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उनके साथ होता है। ये भी एक सब्जेक्ट है हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, ये भी मार्जिनलाइज में आते हैं। ह्यूमेंस स्कॉलर जो विद्वान थे, उनका विश्वास था कि ड्यूरिंग अर्ली वैदिक टाइम, यानी जब अर्ली वैदिक टाइम था, तो वुमेन्स को बहुत सारे इक्वल स्टेटस होता था, उनको बहुत सारे राइट्स मिलते थे। वुमेन इंजॉय करती थी इक्वल स्टेटस मैन के, यानी मैन के बराबर ही उसको अधिकार मिले हुए थे। दे रिसीव एजुकेशन, वो एजुकेशन भी रिसीव करती थी, यानी उनको शिक्षा का अधिकार भी था, और वो पब्लिक लाइफ, पार्टिसिपेट इन द पब्लिक लाइफ में भी उनकी भागीदारी होती थी। उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी होती थी। विडो कुड ऑल्सो रीमैरी, और जो विडो थी यानी जो जिनके हस्बैंड मर जाते थे, वो भी दोबारा शादी कर सकती थी। ग्रेजुअली द स्टेटस ऑफ वुमेन बिगेन टू
डेट्रोडेट यानी धीरे धीरे वुमेन का जो स्टेटस था वो ख़राब होता गया। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देयर, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स, उनके मूवमेंट्स पर बहुत सारी बाधाएं लगाई गई। ऑनरशिप की प्रॉपर्टी का अधिकार उनको अब नहीं रहा। बहुत सारी बुराइयां आ गई जैसे डावरी, दहेज प्रथा, फीमेल इन्फेक्टिसाइड यानी जो जन्म से पहले ही लड़कियों को मार देना, सती या चाइल्ड रिमैरिज वर प्रोडोमिनेटेड। इस तरह की जो इवेल्स थी, बुराइयाँ थी, वो हमारी सोसाइटी में फैल गई थी। सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फुले, उन्होंने ट्राई किया वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद यानी जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो कुछ रिफॉर्मर्स ने, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे रिफॉर्मर्स ने या ज्योतिबा फुले जैसे रिफॉर्मर्स ने वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ स्टेप लिए गए ताकि वुमेन के स्टेटस को ऊपर उठाया जाए और उनको इंडिपेंडेंस के बाद ये सारा काम किया गया, वो इंडिपेंडेंट हो सके, यानी वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। कुछ कौन कौन से काम किए हमारी गवर्नमेंट ने? सती वाज एबॉलिश बाय द डिक्री इन 1828 में सती जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। 1855 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। मेक्स पॉलीगैमी इलीगल, और पॉलीगैमी यानी बहुविवाह को इलीगल बना दिया गया। पहले क्या होता था बेटा, हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि पहले एक ही व्यक्ति को कई शादी करने का अधिकार होता था, तो बहुविवाह जिसको कहते हैं इसको इलीगल माना गया। कुछ स्कूल और कॉलेजेस में हैव बीन ओपनड स्पेशली फॉर गर्ल्स, स्कूल और कॉलेजेस खोले गए सिर्फ गर्ल्स के लिए। प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग डावरी वर प्रोहिबिटेटेड, और जो डावरी सिस्टम था यानी दहेज प्रथा जो थी उसको भी प्रोहिबिटेड, उसको भी बैन कर दिया गया, उसको भी मना कर दिया गया। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2005 में, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 2005 में। वुमेन हैव बीन गिवन इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें वुमेन को अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिया गया। आर्टिकल 15(3) में इंस्ट्रक्ट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए। 39A में उसने प्रोवाइड किया फॉर एक्वेटिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल, सभी के लिए एक्वेटिक जो मीन्स लाइवलीहुड के लिए वो प्रोवाइड कराए। 39D में मैन और वुमेन को इक्वली पे मिलने लगी फॉर इक्वल वर्क, यानी किसी भी काम के लिए मैन और वुमेन जब अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं उनके लिए इक्वली पेमेंट का सिस्टम शुरू किया गया। आर्टिकल 42 में आर्टिकल 42 प्रोवाइड कराता है डेट स्टेट शैल मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड वुमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ, यानी कुछ प्रोविजंस जस्ट या जिसको हम कुछ प्रोविज़न वुमेन के लिए कराए गए, वुमेन की कंडीशन के लिए, उसकी कंडीशन के आधार पर, या मैटरनिटी रिलीफ यानी जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उनको रिलीफ्स यानी कुछ छुट्टियां, इस तरह के उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। आर्टिकल 340D में 343D थर्ड प्रोवाइड करवाता है 33% सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत में 33% सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर्स किए गए वुमेन को हमारी वुमेन को ऊपर उठाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन फॉर्म इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है चिल्ड्रन एंड नीड टू गेट प्रॉपर केयर, और ज़रूरत है उनके लिए प्रॉपर केयर की। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन चिल्ड्रन डाइड, बहुत सारे जो इंडियन चिल्ड्रन हैं वो मर जाते हैं फॉर स्टार्विंग और वर्किंग इन अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी भूखमरी से या अनहाइजीनिक कंडीशन में जब वो वर्क करते हैं। चिल्ड्रंस आर फॉर्म्ड एज लेबर फॉर हावर एंड लोस्ट यूजेस, यानी जो चिल्ड्रंस हैं उनको फोर्स किया जाता है लेबर के एक मजदूर के तौर पर काम करने के लिए, लो यूजेस और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, और उनको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। द वर्स्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ चाइल्ड लेबर, यानी जो हमारा बच्चों का शोषण है, ये जो बुराई है चाइल्ड लेबर के, बच्चों को जो हम काम कराते हैं एज अ लेबर, ये हमारा चाइल्ड लेबर कहलाता है। दे आर फ्यूचर
दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री के फ्यूचर हैं और ये इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी प्रॉपर देखभाल करें। यानी जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन की, किसी का भी शोषण करने की, वो हमारी चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर सबसे बेकार फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन की। और क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, तो हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अब कुछ स्टेप्स जो हैं वो चिल्ड्रंस को बचा कर रखने के लिए उठाए गए हैं, जैसे कि जो 14 ईयर्स बिलो 14 ईयर से कम के जो बच्चे हैं, दे कैन नॉट एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन, वो किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते बाय द चाइल्ड लेबर के तौर पर। और ये एक्ट कब पास किया गया? 2006 में। गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल सेटअप किए गए ताकि इन बच्चों को एजुकेशन दिलाई जा सके। मिड डे मील जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई ताकि जो स्कूल में अटेंडेंस है स्टूडेंट की, वो उस रेशो को बढ़ाया जा सके। स्पेशल हेल्थ केयर सेंटर सेटअप किए गए एंड प्रोवाइड इम्यूनिस्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो सके। राइट ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन मेड अ फंडामेंटल राइट, यानी प्राइमरी लेवल पर 2010 से जो राइट ऑफ एजुकेशन था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन हैव गिवन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू राइट ऑफ द चाइल्ड। राइट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के राइट्स हैं, उसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने एक पहचान मिली और उसको राइट ऑफ द चिल्ड्रन बोला गया। यूएन एजेंसी जैसे यूनिसेफ या यूनेस्को ये वर्क कर रही हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में। हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को इंटीग्रेटेड किया है फॉर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे जो है कंट्री के फ्यूचर सिटीजन हैं और उनको सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट आता है सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो सामाजिक असमानता है या आर्थिक जो स्टेटस है वो पढ़ते हैं हम। पीपल हु बिलोंग टू depressed section of society have faced both social and economic discrimination। जो लोग जो डेप्रेस सोसाइटी यानी दबी हुई सोसाइटी, लोअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें बहुत सारी सामाजिक और इकोनॉमिक भेदभाव का, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत सारी, जैसे उनको फोर्स किया जाता है हायरार्की ऑक्यूपेशन को अपनाने के लिए, एंड हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं देने उनको दी जाती। हैंस इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम विक्टिम साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए विशियस साइकिल पॉवर्टी का, यानी जो गरीबी का जो उनका चक्र चलता रहता है कि उनके फादर गरीब थे, उनके ग्रैंडफादर या आगे वो गरीब है, उनके बच्चे जो गरीब है, ये जो सिस्टम है ये ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे हायरार्की ऑक्यूपेशन को ही अपनाते रहते हैं, उनका कोई एजुकेशन नहीं होता उनके लिए। वेल्थ रिमेन इन हैंड ऑफ फ्यू अपर कास्ट, और जो वेल्थ है यानी जो पैसा है वो सिर्फ अपर कास्ट के कुछ लोगों तक ही रह जाता है। दे टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एंड एक्सप्लॉइटेड द लोअर कास्ट, और वो यानी पावर जब उनके हाथ में होती है, वेल्थ उनके हाथ में होती है, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं? लोअर सेक्शन का, लोअर क्लासेस का एक्सप्लॉइटेशन करके, उनका शोषण करके। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एफर्ट्स किए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को ऊपर उठाने के लिए, जैसे कि रिजर्वेशन या कंसेशन दिया गया उनको। नेक्स्ट रिजर्वेशन क्या होता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड स्पेशल प्रोविज़न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं फॉर वेलफेयर द डिप्रेसिव सेक्शन, यानी जो डिप्रेसिव सेक्शन है उनकी, सोसाइटी के डिप्रेसिव सेक्शन है उनकी भलाई के लिए। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट की एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट इन वेरियस गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कुछ परसेंटेज जो सीट का कुछ परसेंटेज है वो बचा कर रख लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इसी को हम कहते हैं रिजर्वेशन। यानी जैसे आप समझिए बेटा कि अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 100 स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, तो उसमें से रिजर्वेशन यानी 20% या 30% सीट को रिजर्व कर दिया गया है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। उन पर बाकी किसी भी सोसाइटी का कोई भी ग्रुप का बच्चे जो हैं वो उन पर एडमिट नहीं हो सकते। 1953 में काका केलेकर कमीशन
क्लासीफाई की गई, इसमें 2399 कास्ट ऑफ इंडिया एज बैकवर्ड, उसमें 2399 कास्टेस को बैकवर्ड का जो ग्रुप में रखा गया है। मंडल कमीशन सेटअप किया गया 1979 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। बीपी मंडल जो थे वो उसके चेयरमैन थे। टू एग्जामिन द इशू ऑफ रिजर्वेशन के इशूज़ को देखने के लिए, या कोटा फॉर द अपलिमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, या जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको उठाने के लिए जो कोटा रखा गया उसके लिए, या और अदर देन द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग जो क्लासेस हैं। कमीशन रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, और इस कमीशन ने 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी के लिए रिकमेंड किया कि ओबीसी क्लास को 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।